लेकिन आप जब यहां यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल फ्रंटियर क्या है, सीक्रेट एनिमी क्या पुतिन की डेस्टिनी बन गए, इस समय रूस के खिलाफ एक और देश खुलकर सामने आया है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल करार दिया है। यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहा है एस्टोनिया। एस्टोनिया में ही फिलहाल नेटो की एक्सरसाइज चल रही है। एस्टोनिया बाल्टिक देशों में से एक, जहां इस समय नेटो की अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल्स में से एक हो रही है। और क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो ज्वाइन करने का मन लगभग बना लिया है, ऐसे में एस्टोनिया में नेटो अपनी प्रेजेंस और अपनी मौजूदगी को और सशक्त रूप से दिखाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और उसी के चलते ये वॉर ड्रिल यहां चल रही है जॉग, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष यहां से रिपोर्ट करने वाला भारतवर्ष का चैनल आशीष कुमार सिंह, हमारे संवाददाता, यहां से पहुंचकर नेटो की इस ड्रिल के बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहे हैं और उनकी पहुंचाई हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन ये पूरी बहस, ये पूरी चर्चा एक पर्सपेक्टिव के तहत सामने आए, इसके लिए जानकारी जरूरी है। पुतिन इस समय अपने जीवन के, आप कह लें, सबसे निर्णायक मौकों में से एक देख रहे हैं। सीक्रेट एनिमीज को पहचानने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो जिन्होंने आज तक खुलकर मुखालफत नहीं की थी, वो भी अब सामने आ रहे हैं। वो कंट्रीज जिन्होंने आज तक न्यूट्रलिटी बरकरार रखी थी, वो भी अब एक तरफ जाने का मन बनाने लगे हैं। ऐसा क्या है आखिर? क्या पश्चिम ने पूरे तौर पर उन मुल्कों को भी प्रभाव में ले लिया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस में भी अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी थी? यहां पर देखें आप, यहां जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, एस्टोनिया, जहां मैंने अभी वॉर ड्रिल आपको दिखाई, ये है वो एस्टोनिया, ये है लातविया, ये है लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज। और इनकी पोजीशन आप देखिए, रशिया के से कुर्बत इनकी, और उधर आप देख रहे हैं, उधर यूक्रेन दिखाई दे रहा है। यूक्रेन में जब रूस की आर्मी दाखिल हुई, उससे पहले एस्टोनिया ने ये अंदेशे जताए थे कि बाद में जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, यूक्रेन के बाद अगला निशाना वो हो सकती हैं। और ऐसे में इन तमाम कंट्रीज में ये भावना धीरे धीरे और बलवती होती चली गई कि अगर हमने नेटो ज्वाइन नहीं किया और उनको जो अभी तक न्यूट्रलिटी बरकरार रखे हुए थे उनको भी इस तरफ आने के लिए प्रेरित नहीं किया, तो इस पूरे इलाके में जो अभी तक सिक्योरिटी डायनेमिक्स थे वो बहुत तेजी से बदलेंगे और हमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहां पर आप देखें नॉर्वे, ये स्वीडन और फिनलैंड। इसीलिए स्वीडन और फिनलैंड जब ये कह रहे हैं कि अब हम जाना चाहते हैं नेटो में, यूक्रेन की हालत देखकर हमको ये लग रहा है कि आवश्यक है। और यही तक कहा फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप अभी तक तटस्थ थे, आपने ऐसा क्यों किया, तो हम पुतिन से कहेंगे कि यू आर द कॉज, लुक एट द मिरर, आपकी वजह से हमने ये नेटो ज्वाइन किया है। क्या वाकई अब स्थितियां ऐसी, और रूस के लिए क्या वो जो अभी तक उसके लिए सिरदर्द नहीं थे, उसके बाम भी अब उसको खोजने पड़ेंगे क्या? यहां पर देखें आप नॉर्वे, और जब मैं आपको ये बता रहा हूं यहां एस्टोनिया के संदर्भ में खास तौर से, नर्वा यहां की एक नदी है जो यहाँ के एस्टोनिया में खास तौर से एक यहाँ की एक बड़ी लेक है, उसको एक ट्रांजिट देती है और बाल्टिक सी में ले जाकर उसके पानी को वहाँ तक का एग्जिट दिलाती है। वो वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वहाँ के लिए ऐतिहासिक रूप से वहाँ के कई किंवदंतियों से जुड़ा हुआ जिस नदी का नाम आता है, वहाँ की सबसे बड़ी नदी एस्टोनिया की वो है नर्वा। और 95% ऑफ द रशियन स्पीकिंग पीपल, इसके आसपास ये लोग रहते हैं। और वो एस्टोनिया, वहां पर जो आज हुक्मरान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको ये महसूस होने लगा है, आज वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रही हैं कि हमको ये महसूस होने लगा है कि हमने बचपन में जो सुना था कि बाल्टिक कंट्रीज ने बहुत कहर झेला है रूस का, वो आगे भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में पूरे के पूरे इस इलाके को और ज्यादा व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए एस्टोनिया भी अब ये क्लियर कट, और आपको ये भी बता दूं, एस्टोनिया यूक्रेन के लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है मॉनिटरीली खास तौर से, उसमें पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री का है तो वो है एस्टोनिया। अब ऐसे में ये कंट्रीज जो अभी तक रूस के सामने खुलकर मुखालफत के तौर पर सामने नहीं आई थी, वो कंट्रीज भी अब यूं सामने आकर कह रही हैं क्या यूक्रेन के बाद एक बड़ा सबक उनको मिला है, या एक ऐसी हवा चल पड़ी है जो पुतिन के खिलाफ है? पुतिन क्या इस बवंडर का सामना कर पाएंगे? क्या ये सीक्रेट एनिमी ही पुतिन की डेस्टिनी है? ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनके साथ आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एयर कॉमोडोर एएस बहल आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैप्टन श्याम कुमार नेवल ऑफिसर हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और निनाद सेठ
फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, वो भी आज हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत करता हूं। विशंभर सर, आपके साथ पहला सवाल ये कि ये पुतिन को हैरान कर रहा होगा क्या? नहीं, देखिए, पुतिन को मैं नहीं समझता, प्रेसिडेंट पुतिन को इसमें कोई हैरानगी होनी चाहिए। ये वो मुल्क हैं जिनको वो 2000 से जानते हैं। ये वो मुल्क हैं जिनको 91 में जब से सोवियत यूनियन टूटा तब से इनका रंग असली तरह जानते हैं। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआ, ये सब सोवियत यूनियन का भाग थे। सबसे पहले यहीं तो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये इसमें कोई पुतिन को, प्रेसिडेंट पुतिन को या रशिया को कोई ज़्यादा मैं समझता हूँ चौंकाने वाली बात नहीं है। हाँ, स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो न्यूट्रलिटी थी, खासकर फिनलैंड से जो कोई इस किस्म के रिलेशन नहीं थे और फिनलैंड को कोई थ्रेट भी नहीं है, तो वहाँ जो ये कार्रवाई है वो ज़रूर उनको थोड़ा बहुत उनको, और इसी से मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी फोर्सेस का रीबैलेंसिंग किया है ताकि किसी किस्म का अगर रशिया को कोई थ्रेट आता है, ग्राउंड फोर्सेस थ्रेट आता है, कहीं से भी नाटो अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेप उठाता है तो वो बैलेंस्ड रहे। और इस बैलेंस के जरिए उन्होंने कई फोर्सेस जो हैं, अगर आप देखें, यूक्रेन के अंदर रीडिप्लॉयमेंट किए। पूरी यूक्रेन के अंदर जो बैटल है वो एक टाउन है लुहांस्क और डोनेट्स्क का, सेवेरोडोनेत्स्क, वो एक बहुत बड़ा टाउनशिप है। अगर वो टाउनशिप ज्वाइन हो जाता है तो फिर ये पूरा का पूरा रीजन उनका कंट्रोल हो जाता है। इधर मारियोपोल के बाद अगर आप देखें, लेकिन आपने सर इसके एलैबोरेशन में मैं जाऊंगा, बाकी मेहमानों के पास एक राउंड होकर आता हूं। आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि पुतिन के लिए सरप्राइज नहीं होगा। सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन ये चैलेंजेस उनके निश्चित रूप से कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। क्या कई फ्रंट खुल रहे हैं क्या, या ऐसे फ्रंट खुलें या ना खुलें इनका कोई मतलब नहीं होता जब तक ये सीधे सीधे युद्ध के मैदान में मुकाबिल ना हो। अगर हैं खिलाफ तो रहने दो, हवा है क्या, इस तरह की बात है क्या? ये समझने की कोशिश करूंगा मैं। ये आपसे श्याम सर समझना चाहता हूं, फर्क पड़ता है क्या रूस को इससे? फर्क पड़ता है। बाल्टिक जो नेशंस हैं वहां पे मैं अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं तो कलिनिंग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग, ये फिनलैंड के नीचे का बंदरगाह है। और आपको ये दर्शकों को बताऊं कि एकमात्र वार्म वाटर पोर्ट है रशिया का जो कलिनिंग्राद में है, जो बाल्टिक रीजन्स में है। तो आप समझिए एक्सपोर्ट और उसकी पूरी फ्लीट, जो बाल्टिक फ्लीट है, उस पर पूरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग से हमारे यहाँ, जबकि हमारे रशियन शिप्स जो है, हमारी जो शिप्स आती हैं रशिया से, मैं इंडिया की बात करूं तो सेंट पीटर्सबर्ग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रीजन में अगर नाटो फोर्सेज आती है, पुतिन जी ने कहा है कि आप कहीं भी चले जाओ, नाटो में चले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जमावड़ा होता है, अगर वहां फौज आती है, तब हम देखेंगे। तो बिल्कुल उनको फर्क पड़ रहा है और उन्होंने अपनी पोस्चर और सिग्नलिंग क्लियर कर दी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।